हेलो 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 बच्चों। सो वेलकम बैक टू हेल्प गुरु। मैं हूं आपकी सोनिया मैम। पहले एक क्विक क्वेश्चन। पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था याद है? हमने देखा था जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाइड हुए थे, कैसे उनको एक हमने देखा कि कैसे वो एक हुए, कैसे यूनाइट हुए। तो इटली का याद है, लास्ट बिल्कुल एवेंजर टीम मेजानी था जो ब्रेन था, केवर था जो डिप्लोमेट था, गैरीबल्दी था जो शोल्डर था, और तीनों ने मिलके 1861 में इटली को यूनाइट कर दिया था। और विक्टर इमैनुअल सेकंड क्या बन गए थे? यूनाइटेड इटली के पहले राजा। तो क्या मस्त स्टोरी थी ना। अब सोच रहे होंगे मैम चैप्टर तो ख़त्म हो गया ना, इटली भी यूनाइट करा दिया, जर्मनी भी यूनाइट करा दिया। लेकिन नहीं बच्चे, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। क्योंकि बच्चों, जो नेशनलिज्म एक टाइम पे आज़ादी का सपना था, वही तो नेशनलिज्म आगे चल के वर्ल्ड वॉर का रीज़न भी बन गया। कैसे, क्यों और कब? तो आज इसी के पार्ट में हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे कि नेशनल सिंबल्स, ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस, बल्कन्स, नेशनलिज्म, इम्परियलिज्म, कैसे ये सब वर्ल्ड वॉर 1 तक पहुंचा। तो नोटबुक निकालो, पेन रेडी करो और चलते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, नेशनल सिंबल। तो बेटा एक सवाल है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया को एक इंसान की तरह देखो तो कैसे देखोगे? स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, केयरिंग देखोगे ना? अच्छा, पहले मैं आपको वो स्लाइड्स तो दिखा दूँ। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रोमांटिज्म ये सब देखा था हम लोगों ने, राइट? इटली, यहाँ यहाँ की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? राइट, तो ये हम बात करने वाले हैं आज। नेशनलिज्म गेट्स अ फेस, विमेन एज नेशनल सिंबल। तो बेटा देखो, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं बोलूँ इंडिया को एक इंसान की तरह दिखाओ, कैसे दिखेगा? स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, ब्रेव, केयरिंग, कुछ तो होगा ना। तो 200 साल पहले यूरोपियन ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने अपनी कंट्रीज़ को विमेन के रूप में देखा। क्यों विमेन में देखा? क्योंकि विमेन को तब स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइस और मदरहुड का सिंबल समझा जाता था। और तीनों कंट्रीज़ के अलग अलग कैरेक्टर्स थे। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो मैरियन, सोचो एक स्ट्रॉन्ग विमेन। कैसी स्ट्रॉन्ग विमेन? रेड कैप पहने हुए, हाथ में मशाल या गन लिए हुए, ये थी मैरियन। फ्रांस की रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही थी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का फेस था ये। इतनी फेमस हुई कि उसका जो स्टेटस था, स्टैच्यू था, वो हर पब्लिक बिल्डिंग में लगाया गया पूरे फ्रांस में। और मैरियन आज भी एक बहुत कॉमन फ्रेंच नेम है, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में भारत माता कहते हैं ना, वैसे ही। अब हम बात करते हैं भाई ये जर्मनी का क्या था। तो जर्मनी ने रिप्रेजेंट किया जर्मेनिया। अब जर्मेनिया की बारी है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग विमेन है, ओक लीव्स का क्राउन पहने हुए। ओक ट्री जर्मनी में स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता था। हाथ में तलवार, तैयार है लड़ने के लिए, अरमोर पहने हुए, पावरफुल लेडी, ये थी जर्मेनिया, जर्मन नेशन की शक्ति का सिंबल। एक फेमस पेंटर हुए फिलिप वेट। इन्होंने 1848 में जर्मेनिया की पेंटिंग बनाई, स्पेशली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हॉल के लिए, ठीक है? अब थर्ड की बात करते हैं, ब्रिटेनिया। ये कहाँ के लिए हुई? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की बारी, और इनकी विमेन रिप्रेजेंटेशन ब्रिटेनिया। हेलमेट, शील्ड, ट्राइडेंट, एक वॉरियर गॉडेस, ब्रिटिश एम्पायर की पावर को रिप्रेजेंट कर रही थी। ब्रिटिश कॉइन, ब्रिटिश स्टैम्प, ऑफिशियल सील, सब पे ब्रिटानिया थी। एक फन फैक्ट, इंग्लिश पोएट जो थे लॉर्ड बायरन, इतना इंस्पायर्ड थे ग्रीक इंडिपेंडेंस से कि वो खुद ग्रीस गए लड़ने के लिए, और वहाँ 1824 में उनकी डेथ हो गई। देखा, नेशनलिज्म ने एक पोएट को सोल्जर्स भी बना दिया, और आर्ट और कल्चर ने
बॉर्डर्स भी क्रॉस कर लिए। तो याद रहेगा, फ्रांस के लिए उनकी विमेन रिप्रेजेंटेशन दैट इज मैरियन, जर्मनी जर्मेनिया, ब्रिटेन ब्रिटेनिया। आगे बात करते हैं अभी नेशनलिज्म एंड इम्परलिज्म की। अब ब्रेन का स्ट्रेंज केस है ये, बहुत डिफरेंट क्यों था बेटा? आप देखो, जैसे मैंने बोला इंटरेस्टिंग केस है। हमें जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ लिया, दोनों में रिवॉल्यूशन हुए, वॉर हुए, ड्रामा हुआ, लेकिन ब्रिटेन में कुछ अलग ही हुआ। ब्रिटेन में अलग हुआ। अब क्या अलग हुआ? ब्रिटेन में नेशनलिज्म एक दिन में नहीं आया, ये थे एक लॉन्ग स्लो प्रोसेस वाले लोग। कोई सडन रिवॉल्यूशन नहीं था, कोई बड़ा वॉर नहीं था, बस धीरे धीरे चेंज आते रहे। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट, मैं ये देख रही हूँ मैंने ये छोड़ा है, शायद एक स्लाइड छोड़ दिया है मैंने, उसके लिए मुझे माफ़ करना आप लोग, ठीक है? बट आप सुन लो जो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं उसको डाल भी दूंगी आपके लिए। तो एक, जैसे मैंने बोला, एक दिन में तो नहीं आया, यहाँ बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, स्लो प्रोसेस था, कोई सडन रिवोल्यूशन नहीं था, कोई बड़ा वॉर नहीं हुआ, बस धीरे धीरे चेंजेस आते रहे। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन ली पहली बार। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया, स्कॉटलैंड को फोर्सफुली यूके में ऐड कर लिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। लेकिन बेटा ये इतना पीसफुल थोड़ी हुआ था जितना लग रहा है। स्कॉटिश जो कल्चर को सप्रेस किया गया, गैलिक लैंग्वेज बोलने पे रोक लगा दी गई, गेलिस, बिल्कुल वैसे जैसे पोलैंड में रशिया रूलर्स ने पॉलिश लैंग्वेज बैन कर दी थी। 1801 में आयरलैंड की बारी आई, फोर्सफुली यूके में मर्ज कर दिया गया, एक फेल्ड कैथोलिक रिवॉल्ट के बाद। तो ब्रिटेन की यूनिटी एक्चुअली फोर्स यूनिटी थी, एक साइड की मर्जी से। एक लाइन में याद करना, ब्रिटेन में नेशनलिज्म आया बट स्लोली, लेकिन स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लिए इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल। ओके, अब हम आते हैं इस वाले टॉपिक पे जो मैं स्लाइड दिखा रही हूँ आपको, बैल्कन्स वाला। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका सीधा कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर 1 से, तो ध्यान से सुनना। बैल्कन्स कहाँ है? साउथ ईस्टर्न यूरोप, आज का रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया, नॉर्थ मेसिडोनिया, ये सब बल्कन्स में आते थे। 19th सेंचुरी में ये पूरा एरिया था ऑटोमन एम्पायर के अंडर, मतलब टर्की के अंडर। और ऑटोमन एम्पायर उस टाइम इतना वीक हो रहा था कि लोगों ने उसे बुलाया सिक मैन ऑफ यूरोप। क्या बुलाया? किसको बुलाते थे सिक मैन ऑफ यूरोप? बल्कन्स को, मतलब डाइंग पेशेंट जो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। अब यहाँ से शुरू होती है मेन प्रॉब्लम। बेटा सोचो, एक एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करो स्कूल में एक स्टूडेंट है, उसके पास ना सबसे कूल स्टफ है, लेटेस्ट फ़ोन बोल दो या बेस्ट टिफ़िन बोल दो, बेस्ट शूज़ बोल दो, बेस्ट पेन बोल दो, लेकिन वो बहुत वीक है ना, तो कोई भी उसे बुली करेगा। अब क्या हुआ? सब उसकी तरफ आएंगे उसी चीज़ के लिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। बल्कन्स के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। ऑटोमन एम्पायर वीक हुआ और सारे के सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स आए बल्कन्स पे कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन आया? पहला, अंदर से ही सेल्विक नेशनलिस्ट। बल्कन्स में बहुत अलग अलग ग्रुप्स रहते थे, स्लेव्स रहते थे, बल्गेरियंस रहते थे, ग्रीक्स रहते थे, रोमानियंस रहते थे, अल्बेरियंस रहते थे। सबको अपना अपना अलग नेशन चाहिए था भाई, और सब एक दूसरे से compete कर रहे थे, ये टेरिटरी मेरी है, नहीं मेरी है, ये मेरी है, आपस में ही लड़ रहे। ऑस्ट्रिया हंगरी दूसरे लोग थे, डरा हुआ था ये तो भाई। ऑस्ट्रिया हंगरी खुद एक मल्टी एथनिक एम्पायर था, मतलब अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे। उन्हें भी यही डर था कि अगर बल्कन्स के स्लेव्स आज़ाद हो गए ना, तो हमें अपने सेल्विक सब्जेक्ट्स भी बोलेंगे कि हमें भी आज़ाद करो। और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी टूट गया। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था कि बल्कन्स में कोई भी स्लेव नेशन कभी ना आए। थर्ड, रशियन एम्बिशन, अपना फ़ायदा ढूंढ रहा था रशिया ने स्लेव्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। क्यों किया? चैरिटी के लिए? नहीं, चैरिटी के लिए थोड़ी किया। रशिया को चाहिए था
मेडिटेरियन में वार्म वाटर पोर्ट्स, मेडिटेरियंस में वार्म वाटर पोर्ट्स यानी समुद्र तक पहुँचे, ट्रेड कर पाए मिलिट्री के लिए। अगर बल्कन्स में रशियन फ्रेंडली सेल्विक नेशंस बन जाएंगे तो रशिया को सपोर्ट करेंगे, रशिया का रास्ता ही साफ हो जाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस बैलेंस बनाए रखो। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों रशिया को इतना पावरफुल नहीं होने देना चाह रहे थे। उन्हें डर था कि अगर रशिया बल्कन्स ले गया और यूरोप में बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो बेटा समरी क्या बनी, एक छोटी सी जगह है बल्कन, जिसमें अंदर से अलग अलग ग्रुप भी, ऑस्ट्रिया हंगरी भी, रशिया भी, ब्रिटेन फ्रांस भी, सब एक फुटबॉल मेन की तरह बल्कन्स को अपनी तरफ खींच रहे थे। इसीलिए हिस्टोरियन ने बल्कन्स को बोला क्या, पाउडर केज ऑफ यूरोप। पाउडर केज मतलब गन पाउडर का डब्बा, बस एक चिंगारी चाहिए और सब कुछ बूम बूम ब्लास्ट। और वो चिंगारी भी आ गई 1914 में, किस नाम से, द फाइनल ब्लास्ट, वर्ल्ड वॉर, एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर। तो ये डेट याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक जगह सारे जवाब बोस्निया में थे। एक इंसान कौन, फ्रेंच फर्डिनेंड, फ्रेंच फर्डिनेंड, ऑस्ट्रियन हंगरी का क्राउन प्रिंस मतलब फ्यूचर किंग, और एक 19 साल का लड़का गैवरिलो प्रिंस, गैवरिलो प्रिंसिप, एक बोस्नियन सर्ब नेशनलिस्ट। गैरबिलो एक सेबरियन सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, जो क्या चाह रहा था, बोस्निया ऑस्ट्रिया से आज़ाद हो और सर्बिया में मिल जाए। 28 जून 1914 को गैरबिलो ने फ्रांस फेरिलेंट को शूट कर दिया, एक गोली और पूरे यूरोप की जिंदगी बदल गई। क्या हुआ फिर, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को ब्लेम किया, सर्बिया ने कहा हमें नहीं, हमने थोड़ी किया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया, हमारी सारी मांग, हमसे सॉरी मांगो, मतलब सर्बिया ने कुछ डिमांड मांगी, कुछ नहीं मानी गई उनकी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब अलायंस एक्टिव होने लग गए, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। सर्बिया का दोस्त रशिया, बोलो हम सर्बिया के साथ हैं। रशिया का दुश्मन जर्मनी, बोला हम ऑस्ट्रिया के साथ हैं। जर्मनी से डरा हुआ फ्रांस, बोला हम तो रशिया के साथ हैं। फ्रांस का दोस्त ब्रिटेन, बेल्जियम पे जर्मनी ने अटैक किया तो ब्रिटेन बोला अब तो हम भी आ गए। एक के बाद एक सारे कंट्रीज वॉर में कूद गए। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई 1914 में। तो बेटा सोच के देखो, चैप्टर की शुरुआत में सोरियर ने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी, सारी नेशन मिल के मार्च कर रही है, सब जिन आज़ाद हैं, सब खुश हैं, उटोपिया का सपना। और सेम नेशनलिज्म जो आज़ादी का सपना था, वही 66 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग का भी कारण बन गया। यही तो है इस चैप्टर का सबसे बड़ा आयरन, सबसे बड़ा ट्विस्ट। नेशनलिज्म एक आइडिया जो सपना भी था और तबाही भी लेकर आया। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। एक छोटा सा रिवीजन जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, सोरियर। कौन था सोरिव्यू 1848, बताओ, फ्रांस आर्टिस्ट जिसने उटोपिया बनाया, उटोपिया याद रहेगा ना, उटोपिया। उटोपिया तो आपको याद था या भूल गए अभी भी? बहुत अच्छे से पढ़ा था आप लोगों ने। कांग्रेस ऑफ वियना, रोमांटिज्म, जर्मनी यूनाइटेड, नेशनल सिंबल, पढ़ा है ना ये सारी की सारी चीज़ें। तो बस यही सारी की सारी चीज़ें तो यहाँ टॉपिक्स में लिखी हैं कि आपने यहाँ क्या क्या पढ़ा है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को 3 पार्ट में आया है ये, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज़ पार्ट 3। पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा है कि हमने क्या किया, हमने ये पूरी चीज़ें देखी। सोरियो उटोपिया की पेंटिंग, फ्रांस रिवॉल्यूशन, किंग से पावर सिटीजन को मिली, नेपोलियन हेल्प भी कर रहा था, हर्ट भी करता था, वियना कांग्रेस नेशनलिज्म को रोक रहा था, जॉलवीरियन इकोनॉमिक यूनिटी चाहते थे, पॉलिटिकल यूनिटी चाहते थे, रोमांटिज्म सॉन्ग्स, पोम, लैंग्वेज से प्राइड, 1848 स्प्रिंग ऑफ नेशन, बिस्मार्क ब्लड एंड आयरन, मजानी केवर ब्रेन डिप्लोमेट एंड सोल्जर, इटली को यूनाइट कराया, मैरियन जर्मेनिया, ब्रिटेनिया नेशन एज अ विमेन, बल्कन्स
WW1, वर्ल्ड वॉर 1। तो देखा इतना सारा चैप्टर, लेकिन एक स्टोरी की तरह समझ में आ गया। तो बच्चों अगला जो भी हम पढ़ेंगे SST, तो वो हम ऐसे ही पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। तो देखो बेटा, SST इतना बोरिंग है नहीं, केवल आपको क्या करना है, डेट्स याद रखनी है, उसको स्टोरी की तरह समझना है। तो ये चैप्टर सिर्फ पुराना यूरोप नहीं था, ये बताता था कि आज भी जब भी कंट्री अपनी आइडेंटिटी, लैंग्वेज या बॉर्डर के लिए फाइट करती है, तो वो सेम नेशनलिज्म है जो हमने आज पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा देखो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट में बताओ एवेंजर्स की तरह कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा, कूल लगा। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और SST को आप कभी भी बोरिंग मत कहना, ठीक है।